You're watching UTV National News. नमस्कार, यूटी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल की और उस पर छाए संकट के बादलों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गत 8 सितंबर को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने एक तुगलकी फरमान जारी किए थे, जिसके अंतर्गत घोषणा कर दी गई कि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया जाएगा। सोचिए, सोशल मीडिया पर आज के समय बैन लगाना संभव है। हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास आजकल जितने भी संसाधन हैं वो सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे हम बिजनेस करें, व्यवसाय करें, ऑनलाइन ट्यूशन चलाएं, चाहे एंटरटेनमेंट करें, जानकारी प्राप्त करें, जानकारी साझा करें, या फिर अपनी क्रिएटिविटी दूसरों को दिखाएं अथवा दूसरी क्रिएटिविटी हम देखें, ये सब सोशल मीडिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। और उस पर ही ओली सरकार ने बैन लगा दिया। ओली की बोली को समझ नहीं पाया और जनता ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने वाले 18 से 25 हज़ार के युवा छात्र थे, जिन्होंने ओली के इस फरमान को सिरे से नकार दिया और घोषणा कर दी कि भैया ये सब चलने वाला नहीं है। और परिणाम स्वरूप मात्र 24 घंटे के भीतर ही ओली सरकार ने घुटने टेक दिए और जनता ने जता दिया कि जनता जनता की शक्ति क्या होती है। देखो, एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाया, वहाँ का संसद, वहाँ का पीएम हाउस, वहाँ का रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि डीजीपी जो कि अपने साथ में फोर्स लेकर चलते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रह पाए। इन सब में जो भी हुआ, ये इच्छा थी वहाँ की जनता की, वहाँ की जनता जनार्दन की। इस विषय में हम अधिक बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो उन्होंने किया उचित था अनुचित था, यह वह जानते होंगे। हाँ, इसमें एक बात निश्चित रूप से खेदनीय है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की जलाकर हत्या कर दी गई, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। परंतु कहते हैं कि जब आक्रोश आता है, जब क्रोध आता है, तो विवेक भी खो जाता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इसका हम खेद करते हैं और हम इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन विवशता भी समझते हैं कि आज के समय में जब 2025 में लोग विकास पर तीव्र गति से चल रहे हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का साधन है सोशल मीडिया, और उस पर बैन लगा दे जाना। एनीवेज, कारण केवल ये नहीं था, इसके पीछे और भी कई कारण हैं। सोशल मीडिया पर यदि आप देखेंगे तो लोगों का कहना है कि अपने बच्चों की लग्जरी लाइफ छुपाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया, ताकि जो उनके बच्चे लग्जरी लाइफ जीते हैं और सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, वो नेपाल के लोगों तक ना पहुंचे, ताकि उनके इनकम टैक्स का पैसा कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ये लोग जान ही ना पाएँ। इसके अतिरिक्त और भी कारण हैं। एक कारण ये भी है कि अमेरिका और की आपसी खींचतान, जो कि नेपाल को अपने प्रभुत्व में लाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है क्योंकि नेपाल का पड़ोसी देश है भारत से अच्छे संबंध हैं नेपाल के, और एकमात्र ऐसा राष्ट्र है विश्व का जो कि आज तक प्रतंत्र नहीं हुआ, स्वतंत्र रहा है सदा। स्वाभिमानी लोग रहते हैं, न्यायप्रिय हैं और शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन आज कुछ राजनीतिक कारणों के चलते वो उग्र हो गए और उन्होंने इस प्रकार का घटना को परिणाम दे दिया, जो कि नेपाल को काफ़ी पीछे ले गई है। इस घटना से, इस घाव से उभरने के लिए नेपाल को वर्षों लगेंगे, वो भी तब संभव होगा जब कोई स्थायी सरकार आए। वर्तमान में तो आज की अगर बात करें तो कमान जो है वो सेना के हाथ में है और अंतिम सरकार की वार्ता की जा रही है, बैठ के चल रही हैं, और क्या परिणाम निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। अभी आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात करते हैं पूजा जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उन्हें नेपाल के विषय में अधिक जानकारी भी है और उन्हें नेपाल की भाषा भी आती है, वो वहाँ की संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पूजा अग्रवाल से और प्राप्त करते हैं और अधिक जानकारी उनसे। नमस्कार पूजा जी। पूजा जी, जैसे आज देख रहे हैं कि नेपाल की स्थिति बहुत ही संकट हो चुकी है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मतलब इसमें कौन दोषी है? इसमें सरकार दोषी है या फिर वहाँ की जनता दोषी है? किसको दोषी मानते हैं? देखिए, जनता तो बिल्कुल भी दोषी नहीं है, क्योंकि जनता जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई तभी एक्शन हुआ है। और इसमें एक बात आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई बहुत बड़ा तूफान आता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, एक नव निर्माण बहुत अच्छा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेपाल पे जो अभी हुआ है, जो अभी हालात हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के बाद जो जैसे सरकार बदलना या फिर लोगों में एक जो बहुत ज़्यादा गुस्से का जो उफान फूट रहा था, उसका अब थम जाना, और फिर से मुझे लगता है कि नेपाल एक शांति प्रिय देश बन करके वहाँ के युवा, वहाँ के लोग सब इसको बहुत अच्छी तरह मैनेज करके इस स्थिति से आगे निकल जाएंगे।
वैसे जो घटनाक्रम हुआ है 8 सितंबर से, आपको अगर लगता है कि 8 सितंबर से ही घटना है कि इसका रूपरेखा पहले से निश्चित नहीं, थी? इसकी रूपरेखा तो बहुत पहले से हो रही थी, क्योंकि कोई भी घटना कभी भी एकदम से नहीं होती है। जब भी कभी होती है तो ये बहुत पहले से थोड़ा करके आ रही होती है। लेकिन जैसे ही उन बच्चों को, जो भी इस बच्चों के साथ में जो शूटआउट वाला, तो उसके बाद में फिर एक होता है ना कि आपकी जो बर्दाश्त करने की सीमा है वो खत्म हो गई, और उसके बाद ये इंस्टेंट एक एक्शन हुआ जिसके लिए शायद सरकार भी प्रिपेयर नहीं थी और किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये एक ऐसा एक्शन हुआ जिसकी वजह से कोई पूरा का पूरा देश, एक समाज में परिवर्तन आ गया। और अब आगे आप देखिएगा, ज़रूर मुझे विश्वास है कि अब जो परिस्थितियां आएंगी, अब जो बदलाव आएगा, उससे नेपाल और भी अच्छा, समृद्ध, शांति प्रिय और आगे बढ़ने में बहुत अच्छा देश में काम होगा। लंबा समय हो चुका है, नेपाल को अभी तक कोई स्थिर सरकार मिली नहीं है, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत में आप बात करें, सरकारें लंबे समय तक टिकी हैं, भले ही वो मनमोहन सिंह सरकार हो या मोदी सरकार हो। लेकिन नेपाल में इसके विपरीत बहुत अधिक निश्चितता से ही सरकारें बदल जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जब मैं थी नेपाल में, तो जब तक राजा का शासन रहा तब तक तो नेपाल में कभी मुझे लगता है नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई। जब नेपाल में जब राजा का ये चीज़ ख़त्म हुई, उसके बाद में क्या है, लोगों को हैबिट ही नहीं थी। भारत में तो बहुत पहले ही राजा का जो शासन था वो ख़त्म हो चुका था, बट नेपाल में अभी तक था। तो लोगों को, जनता को ये आदत नहीं थी। और राजा मीन्स भगवान, जैसे हमने अपने भारत देश में अपने ये देखा। तो और राजा जब भगवान की तरह होता है तो वो सच में वो उस तरीके का उनका शासन होता है, इस तरीके का उनके लिए, हर एक प्रजा के लिए करना। मैं जब छोटी थी, हम लोग एक छोटा सा स्कूल में प्रोग्राम करते थे, तो हमें राजा के थ्रू, हमारे वहाँ पे गार्डन में बहुत बड़े इस पे स्टेज पे राजा विराजमान होता था, और हम बच्चे जब जाते थे तो हमें राजा के थ्रू छोटी छोटी तस्तरी वहाँ पे हमें एज अ प्राइज़ मिलती थी। वो एक प्राउड मोमेंट होता था कि आपको आपका राजा, यानी कि आपका भगवान आपको दे रहा है। आपको नेपाल की एक बहुत प्यारा कस्टम बताती हूँ कि जब वहाँ पे किसी भी खेत में खुदाई करनी होती है तो वहाँ पे सबसे पहले कन्याओं को लेकर के जाया जाता है, जिसमें मैं भी गई थी। और राजा चांदी की छोटी छोटी कुदाली, जिससे कि खेत खोना जाता है, वो हम कन्याओं को दे करके खुदवाता है। कितना भाव, आप देखिए क्या संस्कार है कि जब कन्या ये कर रही है, और फिर वो चांदी की छोटी छोटी, जिसके हाथ में जो आया, कुदाली आई या खोदने वाला आया, तो वो सब चांदी की छोटी छोटी, वो फिर उन बच्चियों को एज अ सप्रेम भेंट दिया जाता था। तो आप उस संस्कारों से, उस संस्कृति से निकल करके आप एकदम से किसी राजनीतिक इस पे नहीं, आप उसको अपने देश में एक संस्कृति से जब हम अलग होते हैं और जाते हैं ग्लोबलाइजेशन पर, तो डेफिनेटली बहुत से परिवर्तन आते हैं, जो परिवर्तन जनता को स्वीकार होते हैं और कुछ स्वीकार नहीं होते हैं। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि जो सरकार आएगी वो क्या स्थिर हो पाएगी? क्या मतलब वहाँ की जो जनता है वो एक मत है, या उसमें काफ़ी सारे विभाजन है कि कोई कहता है कि जैसे हमारे यहाँ पर होता है, कोई कहता है कांग्रेस, कोई कहता है आम आदमी, कोई बीजेपी के साथ जाता है। तो ऐसे नेपाल में भी होगा, या फिर वहाँ पर आशा है कि स्थिर सरकार आएगी, या फिर दोबारा से राजनीतिक शासन आने की आशा है? देखिए, राजकीय शासन तो अब नहीं आ सकता, क्योंकि जो भाव आपका उनके साथ जुड़ा था वो अब आप किसी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। और जो आप सरकार की बात कर रहे हैं, तो जो भी सरकार देश के हित में काम करेगी, मुझे लगता है उन्हीं का ही रहेगा। और अभी तक नेपाल को ऐसी कोई सरकार मिली नहीं जिसपे लोगों ने विश्वास करके जिताया कराया, लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनके ही जीवन यापन पर मुश्किलें आ रही हैं, उनके ही जीवन यापन पर संकट आ रहा है, तो फिर अभी आपके सामने हालात आपके सामने हैं। तो कोई भी सरकार जो भी है, मैं आशा करती हूँ कि अब वो राष्ट्र को समझे और राष्ट्र हित में काम करे, तभी वो नेपाल में टिक सकता है, आगे बढ़ सकता है। और अब अंत में आप ये बताओ कि जो नेपाल की जनता है, नागरिक है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो कि नेपाल की जनता इस समय किस प्रकार से बिहेवियर करे, और उनको संयम से काम लेना चाहिए या फिर उनको अपनी मनमानी करनी चाहिए? क्या करना चाहिए आपके अनुसार? क्या संदेश है आपका नेपाल के लोगों के लिए? देखिए, नेपाल का संदेशा तो फिर नेपाली में ही जाएगा। ऑफ कोर्स, राइट। भले हम बाद में समझ लेंगे, पूजन से पूछेंगे कि उसका अर्थ क्या है, लेकिन पहले आप नेपाल में ही बोलिए, नेपाली भाषा में ही। बिल्कुल। सबैभन्दा पहिला त म नेपाली चाहिँ नि हाम्रो साथीहरूलाई नमस्कार, अति प्रेम। अनि
तपाईँहरूलाई अब चाहिँ नि रुकेर राष्ट्रहितमा जे भइसक्यो त्यसमा अब रोकेर राष्ट्रहितको लागि सोच्नुपर्ने हो। अनि धेरै नै त्यहाँ समस्याहरू अब बिग्रेछ है। अब धेरै न समस्याहरूलाई बढाएर आपसमै एक अर्काको सहायता गरेर चाहिँ नि हामीलाई अब रुकेर हाम्रो समाजलाई हाम्रो राष्ट्रलाई अब चाहिँ नि अति राम्रै मिलनसार भएर हाम्रो देशको सेवा गर्नुपर्ने हो। तपाईँ सबैहरूलाई म यो प्रार्थना गर्छु कि अब केही पनि त्यस्तो सङ्कटहरू नबढाएर एक अर्कालाई साथ दिएर चाहिँ सहयोग गरेर आफ्नो देशलाई अब अगाडि बढ़ाऊँ। नमस्कार। देखिए मैंने अभी इसके थ्रू उनसे यही रिक्वेस्ट करा है कि आप अब समस्या को और न बढ़ाते हुए अब आप उस देश में प्यार और शांति के साथ में उस चीज़ को अब आप ये बात तो बहुत अच्छी की और हम भी ये कहेंगे नेपाल की जनता को कि इस समय आवश्यकता है आपके विवेक की और सामंजस्य की, एक दूसरे के साथ की। जो होना था हो चुका है और जो हुआ है वो जनता के हित में हुआ है और जनता के निर्णय से हुआ है, उसकी इच्छा से हुआ है। आगे भी शांति व्यवस्था बनाए रहें और प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका। आपने जो नेपाली में संदेश दिया, भले ही वो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन भावनाएं हम आपके समझ चुके थे जो आप कहना चाहते थे दर्शकों से। और चलते हैं, लेते हैं विदाई। नमस्कार। नमस्कार।